21 मई 1991 की शाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में चुनावी रैली खत्म कर चेन्नई लौटने वाले थे। तभी उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। निराश होकर वो गेस्ट हाउस लौटने लगे। तभी संदेश आया कि हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट का रुख किया, बिना सुरक्षा टीम को बताए उड़ान भर दी। रात 8:30 बजे वो मद्रास एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीपेरुम्बदूर में रैली के लिए देर हो चुकी थी। वो 10:10 पर वहां पहुंचे। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। 10:19 पर जैसे ही वो मंच की ओर बढ़े, एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें राजीव गांधी भी थे। 22 मई की सुबह यह खबर पूरे देश को सदमे में डाल गई। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हत्या के पीछे कौन था, कोई सुराग नहीं था। ये ब्लाइंड केस बन चुका था। साजिश की अटकलों से बचने के लिए एसआईटी गठित की गई। नेतृत्व सौंपा गया आईपीएस DR कार्तिकेयन को। उनका एक ही लक्ष्य था, हत्यारों को पकड़ना और देश की सुरक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता बहाल करना। जांच टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी सबूतों की कमी। धमाके ने ज्यादातर सुराग मिटा दिए थे। मीडिया में LTTE के नाम की चर्चा थी, लेकिन रॉ ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। फिर आया एक बड़ा मोड़। 22 मई की सुबह फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखरन अखबार पढ़ रहे थे। अपराध स्थल की तस्वीरों में उन्होंने लाशों के बीच एक कैमरा देखा। उन्हें लगा ये अहम सुराग हो सकता है। ये कैमरा फोटोग्राफर हरि बाबू का था, जो धमाके में मारा गया था। कैमरे से निकली 10 तस्वीरें SIT को सौंपी गईं। उनमें एक तस्वीर खास थी। नारंगी हरे कपड़े, चश्मा और चंदन की माला पहने एक महिला, जिसके पास सफेद कपड़ों में हरि बाबू खड़े थे। अन्य सबूतों से साफ हो गया कि यह हमला मानव बम से हुआ था, कि वही महिला आत्मघाती हमलावर थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुसुईया, जो धमाके में घायल हुई थी, ने बताया कि उन्होंने महिला को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राजीव गांधी ने उसे पास बुलाया। महिला ने पैर छूने की कोशिश की और तभी धमाका हुआ। अनुसुईया ने यह भी बताया कि हरि बाबू ने ही उस महिला को VIP जोन में पहुंचाया। SIT ने हरि बाबू के घर पर छापा मारा, जहां चंदन की माला का बिल मिला, वही माला जो महिला के हाथ में तस्वीर में दिखी थी। साथ ही प्रभाकरन की तस्वीर वाला डिब्बा और हरि बाबू का एक पत्र मिला, जिसमें उसने खतरनाक मिशन का जिक्र किया था। इससे साफ हो गया कि LTTE इस साजिश में शामिल था। सबसे बड़ी सफलता वेदारण्यम में मिली, जहां पुलिस ने शंकर कुनेश्वरन नाम के युवक को रोका। उसकी बोली से वो श्रीलंकाई तमिल लगा। जब उसे हरि बाबू की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उसने सफेद कपड़ों वाले शिवरासन की पहचान की, जो प्रभाकरन का विश्वसनीय आदमी था। उसने माना कि वो 1 मई को भारत आए 9 सदस्यीय हिट स्क्वाड का हिस्सा था। उसकी डायरी में नलिनी नाम की महिला और दास नाम के शख्स का जिक्र था। 30 मई 1991 को SIT ने महिला हमलावर और शिवरासन की तस्वीरें अखबारों में जारी की। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उसकी पड़ोसी नलिनी को उन्हीं लोगों के साथ देखा गया था। 11 जून को एजेंसियों ने LTTE की प्रचार किताब द सैटेनिक फोर्सेस की 3000 कॉपियां बरामद की। भगिनाथन नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो LTTE साहित्य छापता था। पूछताछ में उसने बताया कि नलिनी उसकी बहन थी और सफेद कपड़ों में दिख रहा व्यक्ति शिवरासन था, जिसकी एक आंख नहीं थी। आत्मघाती हमलावर धनु थी। उसने बताया कि नलिनी, उसका प्रेमी मुरुगन उर्फ दास और शुभा भी इस साजिश में शामिल थे। धनु और शुभा LTTE के ब्लैक टाइग्रेस दस्ते से थी। धीरे धीरे इस साजिश के सभी चेहरे सामने आ रहे थे। शिवरासन, नलिनी, शुभा और मुरुगन की कंप्यूटर से बनी तस्वीरें तमिलनाडु भर में लगाई गईं और लोगों से पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। SIT को पता चला कि राजीव गांधी की हत्या के बाद मुरुगन नलिनी और उसकी मां को तिरुपति मंदिर ले गया था और वहीं नलिनी से शादी की थी। 13 जून 1991 को सैदापेट बस टर्मिनल मद्रास से नलिनी और मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया गया। भागने की कोशिश में मुरुगन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन NSG ने उसे बचा लिया। LTTE के सदस्य पकड़े जाने पर
साइनाइड का इस्तेमाल करते थे ताकि कोई राज न खुले। एनएसजी को इन्हें जिंदा पकड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण मिला था। पूछताछ में सामने आया कि एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उन्हें डर था कि उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने से श्रीलंका में फिर से आईपीकेएफ भेजी जाएगी। 1987 में भेजी गई शांति सेना को एलटीटीई ने अस्वीकार किया और दोनों ओर भारी नुकसान हुआ। सेना वापसी के बाद भी उन्हें डर था कि चुनाव में जीत उनके लिए खतरा बनेगी। नवंबर 1990 में प्रभाकरम ने शिवरासन को भारत भेजा था। शिवरासन ने धनु को आत्मघाती हमलावर और शुभा को बैकअप के लिए भारत लाया था। उन्होंने पहले 2 बार सुरक्षा जांच की, एक बार वीपी सिंह के पैर छूकर। अब एसआईटी का लक्ष्य था शिवरासन को जिंदा पकड़ना, जो लगातार वेश और ठिकाने बदल रहा था। उस पर 1.5 मिलियन का इनाम भी रखा गया, लेकिन वो बार बार बच निकलता रहा। 28 जून को वो एक तेल टैंकर में छिपकर मद्रास से बेंगलोर 350 किलोमीटर तक पहुंच गया। 2 अगस्त 1991 को एसआईटी को इंदिरा नगर बेंगलोर में उसके ठिकाने का पता चला। एनएसजी कमांडो कैप्टन रविंद्रन के नेतृत्व में घर में घुसे, लेकिन शिवरासन और अन्य साथियों ने साइनाइड खा लिया था। लाश नहीं मिली। 18 अगस्त को बेंगलोर के कोन्नाकंटे में सूचना मिली कि शिवरासन और 5 अन्य एक घर में छिपे हैं। एनएसजी ने घर को घेर लिया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और दिल्ली के अफसरों में तालमेल की कमी से कार्रवाई में देरी हुई। सीबीआई निदेशक के आदेश तक एनएसजी इंतजार करता रहा। जब निदेशक पहुंचे तो एंटीडोट्स एक्सपायर बताकर फिर से देरी करवाई गई और ग्वालियर से मंगाने में 14 घंटे बर्बाद हो गए। 20 अगस्त की सुबह 36 घंटे बाद एनएसजी ने छापा मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन, शुभा और अन्य की लाशें मिली। सभी ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच 21 मई को शुरू हुई और 90 दिन बाद 20 अगस्त को शिवरासन की मौत के साथ खत्म हुई। यह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन कई सवाल अनसुलझे रह गए। क्या इसके पीछे कोई और था? क्या शिवरासन की मौत के साथ सच दफन हो गया? कुछ आरोपियों को जिंदा पकड़ा गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 26 लोगों को दोषी ठहराया। 28 जनवरी 1998 को विशेष टाडा अदालत ने सभी को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद जांच अधिकारी के राघोत्मन को स्ट्रोक आया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 11 मई 1999 को सिर्फ 7 आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रही, जिनमें नलिनी और मुरुगन शामिल थे। बाद में दया याचिकाओं के बाद इनकी सजा उम्र कैद में बदल गई। 90 दिनों तक चली इस ऐतिहासिक जांच ने दिखा दिया कि किसी भी साजिश के पीछे चाहे जितना बड़ा नेटवर्क क्यों ना हो, सच को छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि सभी सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, लेकिन ये मामला भारतीय इतिहास में हमेशा एक चेतावनी की तरह दर्ज रहेगा कि राजनीति, आतंक और अंतर्राष्ट्रीय साजिशें किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।